हेलो एंड वेलकम टू विस्तक। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फायदे के फंड। और आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर केतन गुजराती, जो फंड मैनेजर है इक्विटी में क्वांटम एएमसी में। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जी सर। सर, सीधा सवाल पे आती हूँ और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि निफ्टी 24,000 लेवल्स को अब मतलब पार कर चुका है इस समय देखा जाए तो। ओवरऑल आपका इसको लेके ओवरऑल व्यू क्या है, और जो ये रीसेंट रिलीफ रैली है वो क्या सस्टेनेबल है या फिर वोटालिटी जारी रहेगी, क्या लगता है आपको? जी, अभी जो जैसे खबर आ रही है कि पीस डील शायद अनाउंस हो चुका है, इस वजह से यस। हमें एक रिलीफ रैली देखने मिली है। जो हम्म। क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो काफी स्तर तक नीचे आ चुके हैं, सो इसी वजह से रिलीफ रैली देखी गई। बट इसके बाद मैं समझता हूँ कि वोलेटिलिटी जारी रहेगी। इसकी दो तीन वजह है कि इंडिया में अभी तक अर्निंग ग्रोथ आई नहीं है। एफआई की सेलिंग भी जारी है। और वर्ल्ड वाइड थोड़ी अर्थव्यवस्था थोड़ी हिली हुई है, क्योंकि अभी तक उनका जो क्रूड ऑयल जो ईंधन के प्राइसेस बढ़े थे, उसका प्रकोप अभी तक कंपनियों के प्रॉफिट पे अभी तक आ ही रहा है। तो इस वजह हम्म। से वोलेटिलिटी रहेगी और एक अच्छा अवसर भी रहेगा और पैसे निवेश करने के लिए। हम्म। सर, अभी आपने बात भी की पीस डील के। सर, ईरान यूएस के बीच ये जो पीस डील हो गई है, क्रूड भी नीचे आ गया है। क्या मार्केट में भी एक आपने बोला वोटालिटी जारी रहेगी, लेकिन सर कितनी तेजी अभी बाकी है आपको लगता है अगर वोटालिटी की बात की जाए? देखिए, तेजी अभी अगर हम वैल्यूएशन स्तर को देखें तो हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, जिसे में वैल्यूएशन देखते हैं और अर्निंग ग्रोथ देखते हैं। तो जी। अर्निंग ग्रोथ ये जो फर्स्ट हाफ है जो FY 27 का, इसमें थोड़ी कटौती आएगी। जो मुनाफे थोड़े से कंपनी के उतने बढ़ नहीं पाएंगे। हम्म। बट सेकेंड हाफ जो है वो काफी अच्छा आने का ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा आएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल में जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो जो भी Q1 में जो नहीं आई वो Q3 और Q4 में दिखेगी। तो उस जी। हिसाब से वहां पे रिलीफ रैली और वैल्यूएशन अपग्रेड के चांसेस है। तो हमारी समझ ये है कि अर्निंग ग्रोथ अगर H2 में आती है जो FY 27 की, हम्म। तो रिटर्न बनने की गुंजाइश है। हम्म। इसी के साथ सर मैं पूछना चाहूंगी कि क्वांटम एएमसी की तरफ से आपको लगता है कि वोटालिटी और न्यूज़ फ्लो ड्रिवन जो बाजार में किस तरह के फंड्स जो हैं इस समय इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेहतर रहेंगे? आप क्या सलाह देंगे इस पर? कौन से जो फंड्स हैं ज्यादा बेटर रहने वाले हैं इस समय जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको देख के? फिर इस समय आप देखेंगे तो काफी सेक्टर में रोटेशन आ रहा है कि कोई सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, कोई सेक्टर्स बुरे कर रहे हैं। तो एक हम्म। डाइवर्सिफाइड फंड लेके चलना बेहतर रहता है। और हम्म। अगर आप वैल्यूएशन की भी बात करें तो लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लगते हैं हमें। तो हम्म। लार्ज कैप ओरिएंटेड अगर कोई फंड हो, वो एक प्रायोरिटी रहना चाहिए। सेकंड, दूसरा फंड ये देख सकते हैं जिसमें भले वो स्मॉल कैप हो या डाइवर्सिफाइड हो, लेकिन उसमें स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा जोर दिया गया हो, बॉटम अप इन्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। जहाँ पे फंड मैनेजर अक्सर क्या करते हैं कि वो इंडेक्स की तरफ या सेक्टर की तरफ नहीं व्यू लेते, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ व्यू लेते हैं। तो ऐसे फंड्स हैं जो स्मॉल कैप क्वांटम स्मॉल कैप फंड या क्वांटम वैल्यू फंड, ये देखे जा सकते हैं। हम्म। अब सर आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, हाई कन्विक्शन बेट्स भी चाहिए, तो इक्विटी फंड में बैलेंस कैसे मेंटेन हो पाएगा? कि कन्विक्शन अगर आप एक्टिव फंड लेते हैं तो फंड मैनेजर के कन्विक्शन बेट आपको सारे मिलते हैं। तो आप हम्म। देखेंगे अगर पोर्टफोलियो की रचना कैसी की गई है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे कन्विक्शन लिया जाता है। हम्म। दूसरा मतलब, अगर इन्वेस्टर अपनी ओर से स्टडी कर रहा है या आप एडवाइजर की तरफ जा रहा है, तो उसके दोनों तरीके से इन्वेस्टिंग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से या धर्म को पाले। आप दूसरी चीजें भी देख सकते हैं कि फंड में थोड़े पैसे निवेश करें और थोड़े स्टॉक्स में करें, वो आपके ऊपर है। तो एक एडवाइजर की राह लेना बेटर रहेगा। हम्म। सर, क्या अभी बाजार में एंट्री लेने वालों को इक्विटी फंड से शुरुआत करनी चाहिए? फिर कौन सा फंड आपको लगता है बेटर रहता है इफ समवन इज स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, और जो अभी हाल फिलहाल में शुरुआत कर रहे हैं? तो अगर आप कंप्लीटली नए हो तो सबसे पहले तो रिस्क प्रोफाइल करना जरूरी है। तो एक एडवाइजर के माध्यम से या अपने स्टडी के माध्यम से आप अपना रिस्क की जांच करें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो हम्म। शुरुआत चाहे वो मल्टी एसेट फंड से कर सकते हैं, या तो फिर आप इक्विटी फंड में एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड जो रिलेटिवली लेस वोलाटाइल होता है, वैसे फंड का आप स्टडी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस माहौल में जब वैल्यूएशंस रीजनेबल है और जी। काफी नेगेटिविटी थोड़ी सी पीछे मतलब जा चुकी है, तो उस ये अच्छा समय है जब आप पोर्टफोलियो की तरफ देखें और उसमें पैसे निवेश करने की सोच रखें तो। सो इट इज द राइट टाइम टू फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, सर?
यस, सही बात कही आपने। मैं भी इससे सहमत हूँ। ओके। सर, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ इनफ्लो तेजी से बढ़ा है इस समय हम देख सकते हैं। क्या जो एग्जिस्टिंग जो अभी जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन से मेजर बदलाव करने की जरूरत है, अगर देखा जाए इस समय जिस तरीके से पूरे सराउंडिंग में इस समय सिचुएशन है? सो ग्लोबली आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ गए हैं। और उसमें भी दूसरी चीज ये है कि डेवलप मार्केट्स में उनकी जो डेट है, जो गवर्नमेंट की डेट होती है, तो उनका भी हम्म। इंटरेस्ट रेट जो है, आय उनको बहुत ज्यादा भरनी पड़ रही है। तो एक एक हलचल सी मची है कि करेंसी पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं क्या, जो डेवलप मार्केट की करेंसी है। तो उस वजह से गोल्ड में खरीदारी आ रही है। तो आप गोल्ड को देखेंगे अगर, तो इसमें ना कि एक रिटेल इन्वेस्टर, बट सेंट्रल बैंक से लेकर काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर पैसे निवेश कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो उस हम्म। हिसाब से हमें लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टरों ने निवेश करना चाहिए एक लंबे समय के स्ट्रेटेजी के हिसाब से। इसीलिए हम लोग के पास गोल्ड फंड का, हम लोग हमेशा इसका जिक्र करते हैं कि एक सेफ हेवन के तौर पे। क्योंकि गोल्ड अक्सर ये भी मदद आता है कि जब भी मार्केट्स वीक लगते हैं, अनसर्टन लगते हैं, तो गोल्ड में तेजी आती है। तो एक तरीके का एक डाइवर्सिफिकेशन भी देते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में। तो उस हिसाब से गोल्ड को एक जरूर देखना चाहिए और उसमें निवेश करने की आपने उसके ऊपर एक पहल करनी चाहिए। हम्म। सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं अक्सर रिटर्न चेज करते हैं और पैनिक में रिडीम कर देते हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्या उन्हें करना चाहिए इसमें? जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एक प्लानिंग हम्म। होती है। जैसे आप कोई भी चीज की प्लानिंग करते हैं डे टू डे लाइफ में भी, हम्म। एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग के हिसाब से रहना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग में भी आपने मान लो, आपने अगर एक्स वाई जी ये आपने खरीदना है और ये प्रोपोर्शन में खरीदना है, आपने इसके ऊपर एक प्लानिंग कर ली है, तो उससे डटे रहना है। चाहे वो कितना भी परफॉर्मेंस ना दे या दे, आपको उसके अंदर बने रहना है। क्योंकि परफॉर्मेंस एक साइक्लिकल होता है। एक दो साल जो चीज खराब करती है, तीसरे चौथे साल शायद वही चीज बेटर करेगी। अगर जी। आप सब में बने रहे, सारे एसेट क्लास में या सारे टाइप के फंड्स में बने रहे, तो आपका 3 या 4 या 5 साल के बाद वाला जो अनुभव है वो काफी अच्छा रहेगा। रादर देन लुकिंग एट कि 1 2 साल का परफॉर्मेंस के ऊपर राय लेने से ये डिसीजन लेने से अच्छा। हम्म। सर, अभी हमने बात की एक नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इक्विटी मार्केट से शुरू करना है चाहिए नहीं। सर, मेरा अभी थोड़ा सा मैं डाइवर्सिफाई करने चाहूंगी अपने सवाल को। एक आम निवेशक को आज के समय में देखते हुए सारे सर्कमस्टांसेस, इक्विटी पहले मैंने पूछा था सर, लेकिन अब मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करूंगी ऑप्शंस को। इक्विटी, डेट, गोल्ड, कैश, इन सबके बीच एसेट एलोकेशन कहाँ रखना चाहिए आपको लगता है? देखिए, क्वांटम म्यूचुअल फंड ने जब 2006 में हमारी जो शुरुआत हुई थी, 20 साल पहले, हम लोग तभी जी। से हमारी ये राय बना के रखे है कि 12 20 80 ये नंबर हम्म। ऐसे है कि 12 महीने का जो आपका इनकम जो आपकी एक्सपेंसेस है 12 महीने के, वो आपने एक डेट फंड में या लिक्विड फंड में या एफडी में, जो चाहे आपको जो सही लगता है उसमें रखना चाहिए। 20 80, जो 12 20 80 में से जो 20 है, उसे गोल्ड में रखना चाहिए। क्योंकि गोल्ड, जैसे मैंने कहा, कि एक सेफ हेवन एसेट होती है। और हम्म। कभी भी कोई गवर्नमेंट पे या कोई करेंसी पे या इक्विटी मार्केट्स में रिस्क आती है, तो गोल्ड अक्सर ऊपर जाता है, तो अच्छा प्रोटेक्ट करता है पोर्टफोलियो को। और 80%, 12 20 80 में जो 80 है, इसको इक्विटी फंड्स में जोड़ा जाए। और इक्विटी फंड्स में भी आप चाहे तो 6 7 8 म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, और इसे फिर आप उसमें बने रहे कि जितने आपने जो भी लिए है, उसके अंदर आप लंबी समय के लिए बने रहे। तो हम्म। अगेन दोहराना चाहूंगा कि 12 20 80 में 12 महीने, मतलब आपकी जो अगले 12 महीने के जो खर्चे हैं, उसको आप एक लिक्विड फंड या सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट में रखें। 20 रुपए जो है गोल्ड में रखें और 80 रुपए इक्विटी में रखें। ये हमारा एक सिद्धांत है। हम लोग हर चीज, हर बार ये चीज को एम्फोसाइज करते हैं 20 साल से, कि आप इसमें बने रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आप कभी भी कोई भी वोलेटिलिटी में आप डरेंगे नहीं, आप बने रहेंगे। हम्म। सो ये क्वांटम का सीक्रेट फॉर्मूला है टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट जर्नी, बेसिकली हम ये बोल सही सकते कहा, हैं। सही जी। कहा। अ, ये बहुत अच्छे से आपने डाइवर्सिफाई किया सर इस चीज को, और जो भी हमारे नए निवेशक होंगे जो शुरुआत करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट होगा। सर, आगे बढ़ते हैं। जो आज भारतीय बाजार की वैल्यूएशन के हिसाब से जो महंगा है या फिर उच्च स्तर पर है, क्या लगता है आपको? और अगर महंगा है तो निवेशक क्या रणनीति अपनाए? जी, महंगा तो बाजार है, मैं ये चीज से मतलब सहमत हूँ। बट आप ऐसे देखिए कि कितना महंगा है बाजार, या 10 या 20% महंगा है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी, या अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स को पकड़ूं जस्ट एक उदाहरण के तौर पे, तो पास्ट में इसने 12 से 13% का रिटर्न जोड़ा है पिछले मतलब 10 साल की टाइम फ्रेम में।
तो हम्म। अगर 12-13% से लगभग 3 गुना हो जाता है आपका पैसा 10 साल में। मान लीजिए महंगा है मार्केट 20% से, फिर भी ये 100 का 120 पे चल रहा है, 120 से 300 की जर्नी बाकी है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अपसाइड काफी है, लेकिन इस पे ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या उतना लंबे समय है बने रहने के लिए, तब जाके फिर आप इसकी तरफ देख सकते हैं। वरना इक्विटी मार्केट्स एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं है, इन्हें एक शॉर्ट टर्म की तरह देखना भी नहीं चाहिए। और अगर आपके पास 10 साल का समय है तो महंगे स्तर पे आप थोड़ा थोड़ा स्लोली जोड़ेंगे पैसा या स्लोली निवेश करेंगे, बट आगे चल के आपको काफी अवसर मिलेंगे जहां पे आप ज्यादा जोड़ सकते हैं, जब वैल्यूएशंस के थोड़े कंफर्टेबल लेवल पे होंगे इससे ज्यादा। तो बिल्कुल। उस समय आपका रिटर्न बढ़ने की गुंजाइश है। जी सर। सर, मतलब कोई अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर रहा है तो क्या उसे उससे पहले इमरजेंसी फंड भी रखने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि आपके जो 12 महीने के जो खर्चे हैं आपने इसे एक सेफ तौर पे, इसमें हम्म। कोई रिस्क लेना नहीं है, और ये लिक्विड चाहिए, मतलब आपको आज सुबह चाहिए तो कल पैसा आ जाना चाहिए अकाउंट में, इतने लेवल का लिक्विडिटी इसमें चाहिए, क्योंकि हम्म। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। आपकी बिल्कुल। कार सडनली खराब हो सकती है, आपके घर में शायद पानी का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसके उसके लिए जरूरत पड़ सकता है, तो आप इमरजेंसी फंड जो भी है 12 महीने का खर्चा निकालिए, उसको एक सेफ एसेट में, लिक्विड रहने चाहिए एसेट, और उसमें कोई रिस्क नहीं लेनी है, वो उसे आप उस बाजू में बनाए रखें। हम्म। मतलब इसमें जो आपने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था, क्वांटम का जो फॉर्मूला है 12 20 90, तो ये जो 12 एक है यहाँ पे काम करेगा। बराबर, परफेक्ट, बराबर, सही बोलो। हाँ सर, इंडेक्स फंड और जो एक्टिव फंड है उसमें से आपको लगता है कौन सा बेहतर है इस समय, मतलब आज की मार्केट को देखते हुए? दोनों फंड का एक अपना एक अलग रणनीति है, दोनों अपने जगह सही है। अगर आप एक एडवाइजर के साथ मिलकर या अपना स्टडी करके आप अगर एक्टिव फंड चुन सकते हैं, तो पास्ट में काफी एक्टिव फंड्स ने मार्केट को, जो इंडेक्स फंड को बीट किया है लॉन्ग टर्म में। तो आपके पास अगर समय है, आपकी इच्छा है, अगर आपको मजा आता है इन चीजों में, तो आप खुद या आपके एडवाइजर के साथ चुन के बैठ के आप एक्टिव फंड भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है, आपको लगता है कि थोड़ा पोर्शन पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड में भी रहना चाहिए, तो आप थोड़ा पोर्शन उधर भी डाल सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, इसमें कोई सही या गलत का ये नहीं है, बट आपकी चॉइस के ऊपर है, प्लस आपके कितना समय और कितनी रुचि रखते हैं आप इन चीजों में, उसके ऊपर डिपेंड हम्म। करता है। बिल्कुल सर। सर, एआई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये जो थीम्स हैं इसमें निवेश को लेकर क्या निवेशक बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? आपको लगता है सर ये एक मतलब एक काइंड ऑफ एयर है, एक हवा है, या फिर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में दीज थीम्स विल बी द वन जिसमें सबसे ज्यादा निवेशकों को फायदा होने वाला है? सो कोई भी थीम में जब बहुत सारा न्यूज़ फ्लो आता है तो इसके पीछे जी। दो रीजन होती है। तो शुरू में कोई चीज़ अच्छी होती है, बट अगर अच्छी चीज़ को बहुत खींचे तो वो चीज़ बुरी होने लगती है। तो आज हम्म। मुझे समझता हूँ कि ये चारों थीम आपने जो कही, इनमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है। इनकी हम्म। ग्रोथ, जो मुनाफे जो इनके बढ़ रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एट गुड पेस। तो शुरू में ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, वी हैड एलोकेशन पावर सेक्टर में बोलो या इसमें वी हैड, हम लोग का भी निवेश था उसमें। लेकिन एक एक लेवल के बाद इसे खींच गया है कि आप वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके हैं इसमें। तो ये हम्म। 10 साल की अपॉर्चुनिटीज है, ये 1-2 साल में नहीं इसमें ये खत्म होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से स्टडी करें, इसमें राह देखें कि एक अच्छे प्राइस पे आए, तब जाके इसे देखने की एक आएगा, अवसर आएगा कि जब तब जाके इसमें जोड़ सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसमें नहीं जोड़ रहे। हम लोग की रणनीति ये है कि हम इसे स्टडी जरूर करते हैं, हम इसमें पॉजिटिव भी है, बट हम इसे अभी फिलहाल इसमें न कोई निवेश नहीं है हमारा। हम्म। इसी के साथ से मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अभी सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड्स में निवेश करना सही समय है, या फिर नए निवेशकों को इनसे दूर ही रहना चाहिए और जो अभी ऊपर हमने बात की उन्हीं सब पे अपना फोकस बनाना चाहिए? क्या लगता है? तो हम जहाँ तक समझते हैं कि ये आपके एक्सपर्टीज, जो बोलते हैं अनुभव और एक्सपर्टीज का ये है, और अगर आपके पास एडवाइजर है तो सारे फंड्स का कुछ ना कुछ तो एक बनता है कि वो क्यों फंड एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका कुछ तो उपयोग हो सकता है। लेकिन हम हम्म। समझते हैं कि अगर आपके पास उस लेवल की एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड चूज करना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर का एक अवसर आता है कि जब वो मुनाफा कमा के देता है। तो एक, जैसे मैंने कहा शुरू में, एक साइकिल होती है हर चीज की, हर सेक्टर की एक साइकिल होती है। 5 साल पहले कंजम्पशन स्टॉक्स और काफी सारे फार्मा और केमिकल स्टॉक्स ने अच्छा किया। फिर 3 साल बाद कैपिटल गुड्स, और अभी जो चल रहा है इंडस्ट्रियल्स और मेटल्स में अच्छी रैली आई है। बट ये हम्म। 3 साल बाद फिर घूमेगा, कुछ और अच्छा करेगा।
तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो सारे अपॉर्चुनिटीज बराबर से कैप्चर करने की उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो उसमें इन्वेस्टर का काफी बेनिफिट होता है कि कोई सेक्टर मिस नहीं होता उसमें, कोई ना कोई सेक्टर उनके लिए काम करते रहता है फेवर में, और उनका प्रॉफिट बनते रहता है, रिटर्न्स आते रहते हैं। सो इस बिल्कुल। उस हिसाब से हमें लगता है कि डाइवर्सिफाइड फंड इज बेटर फॉर एवरेज इन्वेस्टर। बिकॉज सर कोई नया निवेशक और जो एग्जिस्टिंग, आपने दोनों के लिए बताई नहीं चीज, मतलब ये जो सलाह ये दोनों को जाती है, राइट? बराबर, सही बात। जी। सर, अगर मैं एक आपको एक सिचुएशनल चीज पूछती हूँ आपसे कि अगर आपको आज 10 लाख रुपए मिले और अगले 10 साल का समय मिले, तो आप कहाँ पर जो है अपने निवेश को रखेंगे और क्यों? एसेट में या फिर फंड्स में? इफ आई आस्क यू एज अ पर्सन, आप कहाँ रखना पसंद करेंगे? तो म्यूचुअल फंड एक जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इतना उमदा इंस्ट्रूमेंट है, आप अगर सोचे तो टैक्स एफिशिएंसी बोल लीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस बोल लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन बोल लीजिए, ये तीनों चीज एक म्यूचुअल फंड में मिलती है। जबकि अगर आप इंडिविजुअली करें तो आपको काफी समय देना पड़ेगा, टैक्सेशन का ये होगा, और प्लस आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी नहीं होगी, तो आप किसी से खरीदेंगे वो एक्सपर्ट एडवाइस। म्यूचुअल फंड में ये तीनों चीजें मिल जाती है, नंबर एक। नंबर दो, मतलब अगर आपका लंबे समय का होराइजन है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे थोड़े रिस्कियर एसेट की तरफ डाल सकते हैं, या कुछ ऐसी एसेट देख सकते हैं जो लंबे समय में उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसने अच्छा रिटर्न किया। तो जैसे हमारा जो एक सिद्धांत है, जैसे 12-20-80 का, इसमें भी हमने 80% टुवर्ड्स इक्विटी बताया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी प्रोडक्ट जाना जाता है, और इसने एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है पास्ट में कि लॉन्ग टर्म में काफी कंसिस्टेंट रिटर्न बनाए इसमें। तो आगे भी हम समझते हैं कि वो बन सकता है। तो उस हिसाब से आप एक रिस्क प्रोफाइलिंग करके आप अपना इक्विटी एलोकेशन डिसाइड कीजिए। और एक म्यूचुअल फंड एक थोड़ा हमें लगता है कि एक टैक्सेशन और एक एक्सपेंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। हम्म। सर, देखा जाए तो इस समय निवेशक जो है हर उम्र के हो चुके हैं। चाहे वो 50 साल हो या फिर 30 साल हो। तो ऐसे में सर, अगर कोई 30 साल की उम्र वाले निवेशक और 50 साल सपोज उम्र वाले निवेशक की रणनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या हो सकता है? वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द माइंडसेट्स? बिकॉज अगर जो 30 साल के हिसाब से चल रहा है, जो 50, तो आपको क्या लगता है सर, मेजर फैक्टर क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए अगर वो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं, एज वाइज? तो पहली चीज है कि टाइम होराइजन इज द फर्स्ट थिंग, कि आपके पास कितने समय बाद आपको ये पैसे वापस लगने वाले हैं। तो हम्म। 30 साल की उम्र की आपने बात कही, तो 30 साल उम्र का जो बंदा है वो 40 साल, 45 साल, 50 साल तक शायद जॉब या अपने बिजनेस में बनाता रहेगा पैसा, या बना रहेगा उसमें। तो उसे शायद पैसों की जरूरत ना पड़े अगले 20 साल के लिए भी। बट एक 50 साल आयु का जो जेंटलमैन है, उनको 10 साल बाद या 5 साल बाद शायद जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो उनका टाइम होराइजन छोटा है। तो हम्म। इक्विटी जो है, इक्विटी फंड जो होते हैं, वो छोटे टाइम होराइजन के लिए नहीं होते, लंबे समय के लिए होते हैं। तो 50 वाले में ऐसा रहेगा कि कोई इक्विटी एलोकेशन उनका कम रहेगा, और जो 30 वाला है उनके इसमें इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रहेगा। ये एक प्रमुख डिफरेंस होता है दोनों का टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में। उसके बाद फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितनी वोलेटिलिटी झेल सकते हो, आप कितना रिटर्न कॉम्प्रोमाइज कर सकते। काफी बार रिटर्न भी खोना पड़ता है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है उसमें आपको लगा कि अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है कि आपके अगेंस्ट जाए वो, तो उसके अंदर रिटर्न खो भी सकते हो आप। तो उस हम्म। रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। तो पहली प्रमुख चीज मैंने कही टाइम होराइजन, दोनों का टाइम होराइजन अलग है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ले सकते जिसमें लंबा समय बना रहना पड़ता है। और दूसरी चीज है रिस्क एपेटाइट, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, चाहे आप 30 के हो, 40 के हो, या 50 के हो। हम्म। सर, क्या एसआईपी पे थोड़ी बात कर लेते हैं? सर, क्या एसआईपी को लेकर निवेशकों में कुछ बड़े मिथ्स हैं, या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय पे म्यूचुअल फंड में एंट्री करनी हो तो एसआईपी इज द बेस्ट वे टू डू इट? क्या लगता है आपको सर? एसआईपी के दो फायदे हैं। पहला फायदा ऐसे बताऊंगा कि अगर आपकी इनकम ही अगर रेगुलर तौर पे आती है, जैसे कि सैलरी का हो, या आपके फिक्स। बिजनेस में से आप कुछ पैसे ले रहे हो, तो उसके अंदर एक रेगुलर तौर पे इनकम आती है। तो इनकम को इमीडिएटली डिप्लॉय करने का आपको एक अवसर मिलता है कि आप वो फंड्स में डालते जाओ। जी। दूसरा एसआईपी का ये बेहतर है कि आपको, जैसे मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, अगर आप इक्विटी मार्केट का 30 साल का चार्ट खोल के देख ले, तो मार्केट काफी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे ±20% एक ही साल में हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे समझो कि हर महीने आप अगर पैसे उसमें निवेश कर रहे हो, तो आपका एवरेज प्राइस लोअर हो सकता है। तो 100 वाली चीज 120 जाके 80 रुपए भी जा सकती है। तो आपने 100 पे भी यूनिट्स ऐड किए, 120 पे भी ऐड किए, और 80 रुपए पे भी ऐड किए, तो आपका एवरेज प्राइस जो है बहुत अच्छा होगा, और 100 के आसपास ऐसा आ सकता है। तो आपको एक बहुत अच्छा प्राइस मिलता है बिकॉज ऑफ एवरेजिंग।
तो इस वजह से एसआईपी के जो दो फायदे है कि आपको जो भी इनकम आ रही है रेगुलरली आप तुरंत उसको डिप्लॉय कर रहे हो, और दूसरा मतलब आपका एवरेज प्राइस भी बेहतर बनते जा रहा है हर महीने वोलेटिलिटी के साथ। तो इसके ये वजह से एसआईपी एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स सारे एसआईपी के तौर पे कीजिए। अगर आपके पास लमसम है तो फिर एक एसेट एलोकेशन के तौर पे कीजिए, कि जैसे आपका रिस्क एपेटाइट है और जैसे आपको लगता है कि आपने कितना पैसा किस एसेट में डालना है। तो इस तरीके से दोनों सही चीज है, बट एसआईपी मुझे लगता है मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर इनकम आती है, इस वजह से एसआईपी काफी बेहतर उपाय माना जाता है। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि निवेशकों की सबसे बड़ी गलती गलत फंड चुनना होता है या फिर गलत समय पर घबरा कर बेच देना होता है? क्या लगता है सर आपको? क्योंकि स्पेकुलेशन जो होता है देखते हैं हम सब की, बोल देते गलत फंड चुन लिया हमने, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। सर फंड गलत होता है या टाइमिंग गलत होती है आपको लगता है? इसमें दोनों दोनों का रोल है, बट हम्म। अगर आपने फंड सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस और वो भी रीसेंट परफॉर्मेंस पे चुना है, तो शायद फिर फंड चुनना भी एक गलत बात थी। और दूसरा मतलब आपने तभी पैसे ज्यादा लगाए जब मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो आपका टाइमिंग भी गलत था। तो अगर मैं बड़ा पिक्चर बना के हूं कि आप अगर गलत फंड चुन भी लेते हैं तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि फंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में अच्छा कर जाए। तो शायद गलत फंड चुनना उतना गलत ना हो जितना आप गलत टाइमिंग करें और गलत टाइम पे बेच दे, वो ज्यादा बड़ा गलती हो सकती है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड चूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप खाली फंड में थोड़ा गलत भी होगे लेकिन आप लंबे समय के लिए बने रहे, तो आपका अनुभव अच्छा ही रहेगा, आपका रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छा होने के ज्यादा चांसेस है। सर क्वांटम एएमसी जो है, क्या सलाह देना चाहेगा निवेशकों को जो अभी हमारा शो देख रहे हैं कि उन्हें इस समय बाजार में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उन्हें अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए सर? और कौन से सेक्टर्स जो हैं आने वाले 10 सालों में बेटर रहने वाले हैं, न्यू इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग दोनों के लिए सर क्या सलाह रहने वाली है? ये मेरा आखिरी सवाल होगा इसके साथ। जी। सो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए पहले तो अपना रिस्क प्रोफाइल जानना है। तो वो बोलता है कि जैसे अब पानी में अगर उतरना है तो आप धीरे धीरे अनुमान लगाए कि कितना टेम्परेचर है पानी का। बहुत तुरंत ठंडा नहीं कूद पानी है जाए तो शायद मतलब। आप, सही बात है, तो उसका एक अनुमान लगाए, उसके बाद आप उसमें उतरे। हम्म। और जो एक्सपीरियंस अनुभवी इन्वेस्टर्स है उनको डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखना एक बहुत जरूरी है। हम्म। आप थोड़ा हॉट सेक्टर्स में कम रह के उसमें कम ध्यान देके जो हम्म। सेक्टर्स दूसरे भी हैं जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगा, अब आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देख लीजिए या फार्मा सेक्टर देख लीजिए। अब ये बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं है, बट हम्म। जहां तक आप डिफेंस बोलो या मैन्युफैक्चरिंग बोलो, अभी फिलहाल सिर्फ वही सेक्टर लाइमलाइट में है। तो हम्म। थोड़ा सा हॉट सेक्टर से दूर रहने की राय दूंगा कि इसमें हॉट सेक्टर्स थोड़े से आप अवॉइड करें इस समय, और वो सेक्टर्स भी देखें जो लंबे समय में शायद अच्छा ही करेंगे, इसमें भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी है। और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखें, ना कि नॉट ओनली ऑन द, आप खाली एसेट साइड पे भी नहीं बट विद इन द इक्विटी ऑल्सो आपने सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन रखना है। हर सेक्टर एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है ऐसा हमारी समझ है, और हर सेक्टर का एक अवसर आएगा जब वो अपना रिटर्न्स बहुत अच्छा कमा पाएगा। तो डाइवर्सिफाइड रखे ऑन द एसेट साइड एंड ऑन द सेक्टोरल साइड। हम्म। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू केतन सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात की और बहुत सारे नए निवेशक और मौजूदा निवेशकों के बहुत सारे सवाल हम पे आ रखे थे, आपने उनके जवाब दिए। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी, अगर किसी का कोई भी सवाल है आज के इस चिट चैट से तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम फिर से सर के साथ हम जुड़ सकें और इन सभी सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग फाइदिक फंड शो। थैंक यू सर। थैंक यू तनिषा।